वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 11 करेंगे, जिसका टाइटल है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि टाइटल बता रहा है चैप्टर का, फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दबाव। तो आपको मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगी, जैसे कि आपने या आप अभी भी खेलते होगे, आपने जो है साइकिल का जो टायर है उसको रोल किया होगा, रस्साकसी खेला होगा। इसके अलावा आपने काफ़ी सारे गेम्स खेले होंगे, पर उनमें हो रहे चेंजेस को आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपने फुटबॉल को मूव करते देखा। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पेजेस में आपने जो डिफरेंट गेम्स आप खेलते हैं उनकी पिक्चर्स दी गई है ना। फुटबॉल है, हॉकी प्लेयर है, एक बॉल को फ्लिक करते हुए दिखाया गया है, एक जो फील्डर है वो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब में जो है कई सारे चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं और उनका कारण भी हमें नहीं पता। तो चलिए उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, फोर्स, जब भी हमें किसी चीज़ को खींचना होता है अपनी ओर या धकाना होता है विपरीत दिशा में, जब हम किसी भी वस्तु को अपनी दिशा में खींचेंगे, अपने डायरेक्शन में पुल करेंगे या उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे, तो वो कहलाता है क्या? फोर्स। सारे जितने भी एक्शंस हैं, जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ये सारे जो एक्शंस हैं ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ चेंज होता है, ठीक है। इस सारे चेंज को क्या कहते हैं? इसका कारण जो है वो फोर्स होता है। चलिए देखिए, कुछ ऐसे एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पुश या पुल है। एक टेबल पे रखी हुई बुक को मूव करना, या तो हम पुश करते हैं, या तो हम पुलिंग करते हैं, या तो लिफ्ट करते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? एक तरीके का एक्शन है। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, इसमें क्या हो रहा है? ओपनिंग और शटिंग अ डोर, हिटिंग कर रहे हैं, हम उसको हिट कर रहे हैं। थोड़ा सा हिट करते हैं तो उसकी क्या होती है? प्लेस चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली इसमें फोर्स हो रहा है। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, क्या कर रहे हैं? पुलिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं वेल में से, कुएं में से पानी की भरी हुई बाल्टी को हम ऊपर खींच रहे हैं, पुलिंग हो रहा है। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक ले रहा है, डेफिनेटली उसमें क्या हो रहा है? किकिंग हो रहा है। क्रिकेट बॉल हिटिंग बाय अ बैट्समैन मूविंग अ लोडेड कार ओपनिंग अ ड्रॉयर, इन सभी में पुशिंग या पुलिंग या लिफ्टिंग, ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है। साइंस की भाषा में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो हम उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसे? फोर्स। अब फोर्सेस जो हैं, इसका कारण क्या है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे जो है फोर्सेस लगेंगे। जैसे कि आप ये देखिए फिग 11.2 में, यहाँ पे जो मैन खड़ा है कार के बिहाइंड, वो और कार अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या कार मूव होगी? नहीं होगी। सेकंड डायग्राम में देखिए, जैसे ही जो मैन है उस कार को पुश कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। मतलब कार की जो स्टेट है अभी खड़ी हुई थी, उसकी पोजीशन, उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है उसकी स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, जिसका कारण क्या है? इस मैन के द्वारा लगाया गया फोर्स, जो कि क्या है? पुशिंग करने के द्वारा कारण जो है कार मूव हो रही है। नेक्स्ट में देखिए 11.3 में कौन किसको खींच रहा है? दो गर्ल्स हैं, एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दूसरी ओर बी में एक दूसरे को वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिग 11.3 में बुल किसको खींच रहा है? बुल को मैन खींच रहा है या मैन बुल को पुल कर रहा है ना। तो
डायरेक्शन, हमेशा फोर्स अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है हम अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसको हम पुशिंग कहते हैं, और अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो कहलाता है पुलिंग। ठीक है। अब पुशिंग और पुलिंग में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होते हैं तो हमारा जो वेट है वो हमें हेल्प करता है, तो इसीलिए हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाता है। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए 11.5 में आपने रस्साकशी तो बहुत खेली है। क्या होता है रस्साकशी में? जब कोई दो टीमें आपस में रस्साकशी करती हैं तो उसमें जिस वाली साइड के पास ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होता है, जो साइड ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है वहाँ पे रस्सी मूव होने लगती है, और दोनों साइड अगर टोटल फोर्स है तो रस्सी रोप जो है मूव नहीं करती है। इसके अकॉर्डिंग हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, कुल बल जो है वो कितना है, जहाँ ज़्यादा फोर्स है वहाँ जो है मूवमेंट होगा। ठीक है। अब फोर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं तो हमारा जो फोर्स है, ठीक है, वो और प्लस जो हमारा वेट है वो हमें हेल्प करता है उसको अपनी ओर खींचने में। इसीलिए किसी भी चीज़ को पुल करना इजी होता है बजाय पुशिंग के, क्योंकि पुलिंग करने में डायरेक्शन सेम होता है, हम अपने ही डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे होते हैं, जिस कारण से नेट फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करता है। जबकि जब हम पुशिंग करते हैं तो हम जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। और ये जो फोर्स है इसमें क्या होता है, दो फोर्सेस डिफरेंट करते हैं, मतलब कि दो फोर्सेस को जब हम माइनस करते हैं तो वो नेट फोर्स निकल के आता है, जिस कारण से क्या होता है तो क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दो अपोजिट साइड से पुश करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को अगर दो अपोजिट साइड से पुश किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है कम फोर्स वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो मतलब कि जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जहाँ नेट फोर्स निकलेगा वो बिग माइनस स्मॉल निकलेगा, है ना। तो नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे है वो बिगर फोर्स डायरेक्शन माइनस स्मॉलर फोर्स डायरेक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा या स्मॉलर फोर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ये जो है उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है। अब आपने बॉल को थ्रो करते देखा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई एक चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पहले मूव करते करते आगे जाके रुक जाती है और धीरे होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है और आगे जाके रुक जाती है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग पोजीशन से रेस्ट में आने में हेल्प करता है, मतलब कि उसके अंदर हो रहे चेंजेस को रेजिस्ट करता है। ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ना ही उसमें कोई मूवमेंट होगा, ना ही उसमें कोई मोशन होगा। ठीक है। जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आए, स्पीड में चेंज आए, तो वो सब क्या कहलाती हैं, उसके स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन कहलाते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में कैसे एक टायर को एक बच्चा जो है मूव कर रहा है। अच्छा, जब भी ये बच्चा इस रोल होते हुए टायर को थोड़ा सा पुश करेगा तो टायर आगे स्पीड से जाएगा, है ना।
पर अगर इस टायर को एक बार पुश करके और छोड़ दिया जाए तो आगे जाके थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा और गिर जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस जो रोड है उसकी सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगेगा, जो कि इसे धीरे धीरे करके रोक देगा। देखिए 11.4 में किसी एक ऑब्जेक्ट को जो कि फोर्स से आ रही है किसी दूसरे सरफेस से अगर हिट करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में उसके मोशन के स्टेट में जो चेंज है उसको चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे बता सकते हैं? उसकी स्पीड में चेंज, उसके डायरेक्शन में चेंज, मोशन में चेंज, है ना। रेस्ट से मोशन में आ जाना और मोशन से रेस्ट में आ जाना, है ना। और रेस्ट की पोजीशन को रेस्ट स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड भी कहते हैं। स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड भी कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर, कोई भी वस्तु अगर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ऐसे ही, तो वो अभी क्या है? वो अभी स्टेट ऑफ ज़ीरो मोशन है, स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड में है। जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते तब तक उसमें कोई स्पीड या कोई मोशन नहीं होगा। अब कई बार ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट्स का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कि हम डो बनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम फोर्स अप्लाई करते हैं डो पे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे रबर बॉल है, रबर बॉल पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस इट्स शेप, स्टेट ऑफ मोशन। आगे देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इलास्टिक फोर्स, डो को जब हम पुश करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। देखते हैं, आगे देखते हैं फोर्सेस के बारे में। कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को हम टच कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको मस्क्युलरली अपने हैंड से या किसी भी एक ऑब्जेक्ट से टच करते हैं, उसको एक हल्का सा स्टार्ट देते हैं, वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होता है। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट से उसे मूव करेंगे, या तो हम क्या करेंगे? अपने हैंड से मस्कुलरी जो अपनी मसल है उसको हेल्प करते हुए मूव करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाले इसमें बताया था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हैंड्स के थ्रू मूव कर रहे हैं। इसमें 11.5 में भी हम हैंड्स के थ्रू मूव कर रहे हैं। ह्यूमन, ये जो मैन खड़ा है इस कार को पुश करने के लिए अपनी हैंड्स का यूज़ करेगा, अपनी मसल्स का यूज़ करेगा, मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करेगा। तो ये सारे फोर्सेस जिसमें कि मसल्स की हेल्प ली जा रही है वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स भी जो हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट जो उनके ऊपर लोड किया जा रहा है, उनको वेट जो उनके ऊपर दिया जा रहा है उसको मूव करने के लिए मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। जिसका कि एक टाइप हमने देखा मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बारे में बाद में बात पढ़ेंगे, पर अभी जान लेते हैं हम फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो बॉल है वो आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर वर्क करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इससे क्या समझ में आता है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऊपर वर्क करता है, उनको आगे फर्दर मूव होने से रोकता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स। आपने ये मैग्नेट्स देखी है एक्टिविटी 11.6 में, ये दो मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट के जब हम लाइक पोल्स को आमने सामने लेकर आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमें पता है जब
मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल या साउथ और साउथ पोल, जो लाइक पोल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये किस प्रकार का एक फोर्स है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी हैं, जैसे कि आप क्या कीजिए, आपका जो प्लास्टिक स्केल है उसे रब कर लीजिए अपने हेड में, और उसके बाद आप क्या कीजिए, पेपर के कुछ ट्रैशेस उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो वो जो ट्रैशेस हैं, पेपर के जो छोटे छोटे पीसेज हैं, वो उस स्केल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम आप इसमें पेपर से भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि आप दो पेपर लीजिए, एक को चार्ज कीजिए रबिंग करके और दूसरे को अनचार्ज ही रख दीजिए। तो क्या होगा कि जो चार्ज पेपर है वो दूसरे अनचार्ज पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अगर आप दूसरे पेपर को भी रबिंग करके चार्ज कर देते हैं तो ये दोनों जो पेपर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ठीक है। तो ये फोर्स जो कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि देखिए 11.11 में दिया गया है कैसे दो पेपर स्ट्रिप्स जो हैं अट्रैक्ट और रिपेल कर रही हैं। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना तो कांटेक्ट फोर्स होता है ना ही नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये जो है ये अर्थ की ग्रेविटी है जो कि चीज़ों को अपनी जगह पे रख रही है, या अगर मैं ऐसा कहूँ कि सारे फोर्सेस का कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एक समय के बाद वो एक हाइट तक जाने के बाद वापस नीचे की ओर आती है। चाहे आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर किसी ट्री से कोई एक फ्रूट गिरता है तो वो वापस ज़मीन पर ही गिरेगा, हवा में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जस्ट ग्रेविटी जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जो कि उसको अट्रैक्ट करता है किसकी तरफ? ग्राउंड की तरफ। ठीक है। ये जो है अर्थ की अकेली प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिवर्स में सारा जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो छोटी हो या लार्ज हो, वो एक दूसरे पर एक तरीके का फोर्स लगा रही हैं, और यही क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आगे बात कर लेते हैं किसकी? प्रेशर की। प्रेशर देखिए फिग 11.12 में क्या हो रहा है? एक हैमर से एक आयरन नेल को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस आयरन नेल का जो अदर पॉइंट है वो ब्लंट है मतलब कि मोटा है, पॉइंटेड नहीं है, तो क्या ये आयरन नेल इस कार्डबोर्ड के अंदर या इस वुडन शीट के अंदर जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो क्या अगर इसका जो अदर एंड है उसे हम पॉइंटेड कर दें, नुकीला कर दें, तो क्या ये उसके अंदर वुडन बॉक्स के अंदर चला जाएगा? यस। तो बच्चों यहाँ पे काम आता है प्रेशर का। प्रेशर जो है देखिए, नेल जो होता है ऊपर से उसका सरफेस एरिया, नेल जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से जो है शीट की तरह होता है, उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जबकि आप नीचे की ओर देखोगे तो बिल्कुल पॉइंटेड होता है। जब भी हम फोर्स इस सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है उस पॉइंट एरिया पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और इतना फोर्स एक पॉइंट पे लगने के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगाता है, पॉइंट फोर्स लगाता है। अब किसी भी एक पॉइंट पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा जो बियर हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा फोर्स लगे तो डेफिनेटली वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। इस कारण से जो नेल है वो वॉल में एंटर हो पाती है या दीवार में हम कील को इंसर्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? दाब या प्रेशर। प्रेशर क्या है? किसी भी एक एरिया पे लगने वाला बल, किसी भी एक सरफेस पे लगने वाला बल जो है वो क्या है? प्रेशर। नेल के केस में, जो कील है उसके केस में ये क्या होता है? पॉइंटेड एरिया, पॉइंटेड होता है। अच्छा, ऐसा करके देखो कि आप हैमर को पॉइंटेड वाले पोर्शन से पुश करो और जो
ब्रॉडर एरिया है नेल का, उससे आप वॉल में होल करने की कोशिश करो तो क्या ऐसा होगा? जितनी भी ड्रिल मशीन से आप इनके पॉइंट्स ज़रा जो पॉइंट्स है वो ध्यान से देखिएगा, पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में होल करना है तो हमें एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करनी होती है, जहाँ से कि फिर हम उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करके उसमें होल बढ़ा पाते हैं। ये तो हुई सॉलिड्स की बात। आगे बात करते हैं लिक्विड और गैसेस की। लिक्विड और गैसेस जो हैं वो भी क्या करती हैं, एक तरीके का फोर्स अप्लाई करती हैं, जैसे कि इन दो डायग्राम्स में देख लो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक एक्सपीरियंस आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़, तो आपसे मैं शेयर करती हूँ। जब भी हम कोई प्लास्टिक का बॉटल लेते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल जो भी ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स आती हैं, अगर हम उसको पुश करके दबा के पानी पी लेते हैं और उसके बाद जब हम उसका कैप लगा देते हैं तो वो जो शेप है उसका एज इट इज़ रह जाता है, पर जैसे ही हम उसमें पानी भरते हैं उसके बाद जो है वो बॉटल अपना शेप रीगेन कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है वो उस बॉटल की जो सरफेस है उस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिससे कि वो उसके प्रॉपर शेप में आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही देखिए 11.15 में यहाँ पे एक इन्फ्लेटेड बैलून को भर दिया गया है एक साइड पे और ऊपर से जो है वाटर को भर दिया गया है। अब जैसे जैसे बॉटल में से ये वाटर जाता है ये बैलून क्या होता है, फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वॉल के कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जहाँ से भी इनको रास्ता मिलती है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसी कारण से ये बैलून क्या होगा, बताइए क्या होगा? फूलेगा, फुल हो जाएगा, अपने शेप पे फुल शेप में आ जाएगा, या फिर पिचक जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा? हाँ, फूल जाएगा, है ना, फुल हो जाएगा। किससे? लिक्विड वाटर से। ऐसा ही कुछ गैस के साथ भी होता है। जैसे ही हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो रहती है बॉटल, उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें से करके आवाज़ आती है, वो क्या होती है? वो रिलीज ऑफ गैस होता है। जैसे ही हम गैस को रिलीज करते हैं जो बॉटल है उसका जो शेप है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है ना, क्योंकि उनका प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हमको ये चीज़ उतनी जल्दी समझ में नहीं आती, पर दब गया है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस बॉटल में क्या किया है, होल कर दिए गए हैं। अब क्योंकि लिक्विड जो है इस सरफेस पे, प्लास्टिक बॉटल के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो जैसे ही उसको कोई एक पॉइंट मिलेगा एक्सेप्ट करने का, वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कई बार ऐसा होता भी होगा कि बॉटल्स में छेद हो जाते हैं और जिसमें से पानी जो है, लिक्विड जो है बाहर की ओर फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो कंटेनर्स की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कैसे प्रेशर जो है लिक्विड्स और गैसेस में भी वर्क करता है। आगे देखो क्या लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। प्रेशर तो समझ में आया ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया, किसी एक सरफेस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, जो फोर्स क्या है वो क्या होता है, पुश और पुल। पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, और सिंपल डेफिनेशन। आगे देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये वातावरणीय दबाव क्या होता है? हमें पता है कि एयर क्या है, हमारे चारों तरफ है। ये जो एयर का एनवेलप है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये ऊपर कई किलोमीटर तक है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं इस एयर के द्वारा जो है एक प्रेशर लगाया जाता है, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एक यूनिट एरिया और एक बड़ा सिलेंडर आप इमेजिन कर लीजिए, जैसा कि एक डायग्राम में दिखा है ना। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, देन द वेट ऑफ द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो वेट है इस सिलेंडर में वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना बड़ा और कितना छोटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, चलो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में एक आइडिया लगाते हैं। देखो, अ रबर सक्ड प्रेस ऑन अ सरफेस, अगर किसी एक रबर को किसी सरफेस पे प्रेस कर दिया जाए तो उसको होल्ड करके रखती है ना। तो जो कैप और सरफेस है उसके बीच में की एयर जो है वो निकल जाती है, इस कारण से जो है वो जो सरफेस है, जो रबर सकर है वो उस सरफेस से चिपक जाता है। ऐसा ही कुछ आपने वो देखा होगा जो होल्डिंग्स आते हैं, एयर टाइट होल्डिंग्स आते हैं, किसमें,
दीवालों में लगाने के लिए उसमें क्या होता है, एक छोटा सा सकर दिया रहता है, उसको आप पहले किसी भी एक वॉल पे लगाएंगे और उसके बाद उसका जो ट्रिगर रहता है उसको खींच देंगे। तो जैसे ही आप ट्रिगर खींचेंगे तो उसमें जो लगी हुई अंदर एयर है वो बाहर निकल के आ जाएगी। अब दोनों सरफेसेस के बीच में एयर तो बची नहीं, तो इसलिए वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर से जो एयर है वो उस पर प्रेशर बना रही है उस सामने वाली दीवार की ओर चिपकाने में। या तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसी भी दो सरफेस को कांटेक्ट रखने में। अब ये देखिए, हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। 17वीं शताब्दी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओटो वॉन ग्यूरिक। उन्होंने एक ऐसे पंप का आविष्कार किया था जो कि एक वेसल में से एयर को बाहर निकाल सकता था। इस पंप के द्वारा उन्होंने बताया कि कैसे एयर प्रेशर जो है काम करता है। उन्होंने दो मेटालिक हेमिस्फीयर जो कि 51 सेंटीमीटर डायमीटर के थे, दोनों उनको जोड़ दिया और उनके बीच में से हवा निकाल दी। अब इनको जो है खींचने की कोशिश की जा रही थी। इतने सारे जो हॉर्सेज हैं, देखो डायग्राम में दिख ही रहा है, इतने सारे हॉर्सेज जो हैं इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर क्या हुआ, खोर इसको खोल नहीं पाए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल, ठीक है, पुश या पुल। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन में खींचते हैं तो जो नेट फोर्स है हमारे वेट को ऐड हो जाता है। जो नेट फोर्स है वो हमारा फोर्स प्लस हमारा वेट दोनों ऐड हो जाता है। इस कारण से हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है। आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। किसी भी चीज़ को आप अपनी ओर खींचते हो तो वो जल्दी खींचती है। अगर आप उसे दूसरी दिशा में भेजने की कोशिश करते हो या उस पर बल लगा के उसको सरकाने की कोशिश करते हो, है ना, उसकी जगह में परिवर्तित करने की कोशिश करते हो मस्कुलर फोर्स के द्वारा, कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा, तो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि नेट जो फोर्स है वो दोनों फोर्सेस के बीच में का डिफरेंस हो जाता है। जबकि पुल में क्या होता है, ये फोर्सेस ऐड हो जाते हैं और पुश में क्या होता है, माइनस, डिफरेंस इन द फोर्स जो है होता है। अब जब भी कोई फोर्सेस कांटेक्ट में आएंगे, जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे सरफेस। अब सरफेस की जो सरफेस है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस है कभी भी स्मूथ नहीं होती है, वो कैसी होती है, रफ होती है। और कांटेक्ट इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस है उनके बीच में जो है बाइंडिंग से बनता है, ठीक है, ये कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, कांटेक्ट फोर्स होने के कारण इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन में चेंज ना हो, इस कारण से एक और फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो कि बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर किसी चीज़ में वेट ज़्यादा है, कोई चीज़ में ज़्यादा वेट है, वो ज़्यादा फोर्स के साथ किसी दूसरे सरफेस से चिपकी हुई है, अटैच्ड है, तो उसको हमें मूव करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या जो एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है जो कि कम फोर्स के साथ दूसरे सरफेस से जुड़ा हुआ है, उसको मूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। डेफिनेटली जिसमें वेट ज़्यादा है, जो ज़्यादा फोर्स के साथ लगा हुआ है, मतलब जहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने में, जबकि कम फ्रिक्शन फोर्स के साथ कम होगा। अब देखिए यहाँ पे 11.9 में जो डायग्राम दिया है उससे आप समझ सकते हैं। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसका एक एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्ज बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। प्रेशर दाब, सरफेस एरिया पे, छोटी सी जगह पे, कम सरफेस एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेयर में जब ये प्रेशर लगेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लिक्विड और गैसेस के द्वारा भी ये प्रेशर जो क्या है, सरफेसेस पे लगाया जाता है, जिस कारण से कई सारी फिनोमिना हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे बैलून फूल जाएगा, यहाँ पे बॉटल से बाहर पानी आ जाएगा, रबर सकर जो है वो वॉल से चिपक जाएगा। और ये तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो फिनिश करती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 करेंगे। जब तक के लिए आप इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। जो भी डाउट्स हो मेरे चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।